जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं ब्रूनर्स प्रिंसिपल, मतलब कि दोस्तों ब्रूनर का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रूनर के सिद्धांत के साथ साथ स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रूनर्स प्रिंसिपल, फीचर्स ऑफ ब्रूनर्स थियरी, द एडवांटेज ऑफ ब्रूनर्स प्रिंसिपल, द फ्लॉस ऑफ ब्रूनर्स थियरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूनर्स थियरी टू एजुकेशन या फिर इन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज इन सभी का हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और जानेंगे क्या क्या इन्होंने बताया है। तो दोस्तों, क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं? ब्रूनर का सिद्धांत, बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या, ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं, इनके लाभ, सिद्धांत के दोष और इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, उसी का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं ब्रूनर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, खोज सिद्धांत एक जांच आधारित शिक्षा की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से पूर्व ज्ञान पर आधारित बनाने और नए हितों और उनके हितों के आधार पर संबंधों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, जो कहते हैं कि इनका खोज सिद्धांत है, ये है जांच आधारित शिक्षा की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से पूर्व ज्ञान पर आधारित उनके हितों के आधार पर संबंधों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, जेरोम एस ब्रूनर, इनका पूरा नाम क्या है? जेरोम एस ब्रूनर ने सन 1960 में शिक्षा की प्रक्रिया नामक एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? तो शिक्षा की प्रक्रिया। यह पुस्तक शिक्षा संबंधी विभिन्न संगोष्ठियों, शिक्षा की समस्याओं एवं विचारों की प्रस्तुति पर लिखी गई है। इसमें ब्रूनर ने गणित पढ़ाने संबंधी प्रमेयों का निर्माण कर शिक्षण सिद्धांतों को विकसित किया है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है, इसका संबंध अधिगम की व्याख्या के बजाय विकास से है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि इस बुक में इन्होंने गणित के प्रमेयों का अध्ययन किया है और उसी को विकसित किया है। तो दोस्तों, शिक्षण को सिद्धांतों को विकसित किया है। इनके कहने का मतलब है कि शिक्षक का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि विद्यार्थी का विकास कैसे हो। तो दोस्तों, सीखने के लिए ब्रूनर ने सन 1956 में एक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसका उपयोग पाठ्य योजना, संप्रेषण, प्रत्यय निष्पत्ति, प्रतिमान तथा सूचना प्रकरण के लिए किया गया। इसके द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया कि मानव अपने प्रत्ययों की रचना कैसे करता है। तो दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, विकास की अवस्थाएं, बौद्धिक विकास, बौद्धिक प्रतिनिधित्व का ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? बौद्धिक प्रतिनिधित्व का ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था करता है जो कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है और संसार के वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ब्रूनर ने भी बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैसे उन्होंने 4 स्टेज में बताया है पियाजे ने, लेकिन इन्होंने 3 स्टेजों में बताया है, जिसमें एक आता है सक्रिय अवस्था, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक मांसपेशी गतिविधियां करना, सक्रिय रहकर वातावरण से अंतःक्रिया करना। ये जन्म से 3 वर्ष तक होता है, जिसे कि सक्रिय अवस्था कहा जाता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 3 साल से 11 साल तक होता है। प्रत्यक्षीकरण व स्वयं करके सीखना, दृश्य स्मृति का विकास होना, इसमें होता है। प्रतीकात्मक अवस्था, तो 11 वर्ष से ऊपर प्राप्त अनुभवों के शब्दों के माध्यम से प्रकट करना, अमूर्त चिंतन करना, उच्च स्तरीय विमर्शी चिंतन करना। जैसे कि आपने दोस्तों शिक्षण की अवस्था भी पढ़ी होगी, उसमें प्रथम, द्वितीय, जो तृतीय अवस्थाएं होती हैं, कुछ इसी तरीके से होती हैं। तो दोस्तों, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व क्या होता है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि दोस्तों एक्शन बेस्ड पे होता है। किस पे बेस्ड पे होता है? एक्शन बेस्ड पे होता है। तो इस अवस्था में शिशु प्रत्यक्ष अनुभव एवं कार्य स्वयं करके ही सीखता है। यह जन्म अवस्था से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालकों में बोध विकसित करने हेतु क्रिया को
सबसे प्रमुख साधन माना गया है। अतः बालकों को विषय वस्तु को क्रिया के माध्यम से सीखना चाहिए। दृश्य प्रतिमा या स्थूल प्रतिनिधित्व, जो कि दोस्तों इमेज बेस्ड पे होता है, यह अवस्था तृतीय वर्ष से प्रारंभ होती है। इस अवस्था में पहुंचकर बालकों में बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि मूर्त रूप में सोचने एवं समझने लगते हैं। अतः बालकों में बोध को विकसित करने हेतु चित्रों, मॉडलों, चार्ट, मूर्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व क्या होता है? तो दोस्तों एक किस पे बेस्ड होता है? तो ये लैंग्वेज पे होता है। तो ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की यह सर्वोच्च अवस्था बताई है। ये सबसे सर्वोच्च अवस्था, जैसे कि शिक्षण की अवस्था में जो लास्ट थर्ड वाला होता है वो सबसे सर्वोच्च अवस्था, जिसे कि चिंतनशील भी कहते हैं। और इस अवस्था में 7 वर्ष व इसके ऊपर आयु वाले बालकों को सम्मिलित किया जाता है। इस उम्र के बालक अपने अनुभव को भाषा माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ब्रूनर का मानना है कि भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से अनुभव के संसार का प्रतिनिधान किया जा सकता है। अब हम दोस्तों ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या जैसे कि विश्लेषणात्मक चिंतन बनाम अंतर्दर्शी चिंतन, एनालिसिस थिंकिंग वर्सेज इंडिटिव थिंकिंग। तो दोस्तों ब्रूनर के अनुसार विश्लेषणात्मक चिंतन पर अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया है। जो ब्रूनर का सिद्धांत है इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन पर अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि अंतर्दर्शी चिंतन किसी विषय को सीखने हेतु अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्दर्शन द्वारा ही हम पाठ को तत्काल ग्रहण किया जा सकता है। ब्रूनर के अनुसार अंतर्दर्शन से आशय ऐसे व्यवहार से है जिसमें व्यक्ति अपने विश्लेषणात्मक उपायों पर बिना किसी तरह की निर्भरता दिखाए ही किसी परिस्थिति या समस्या की संरचना, महत्व और अर्थ को समझता है। तत्परता, तो दोस्तों तत्परता में क्या है? ब्रूनर ने बालकों के पाठ्यक्रम के अनुसार क्षमता विकसित करना सर्वथा गलत माना है। उनके अनुसार किसी भी उम्र के बालक को कोई भी विषय सिखाने हेतु तत्पर किया जा सकता है। ये दोस्तों ये गलत मानते हैं कि जो बच्चा हो उसके उम्र के अनुसार ही या फिर उसके क्षमता के अनुसार ही उसका पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाए। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चा चाहे जिस भी उम्र में हो उसे सीखने के लिए, विषय सीखने के लिए तत्पर किया जा सकता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता, तो ब्रूनर का मानना है कि अधिगम के दौरान बालकों को सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि इससे बालकों को पाठ जल्दी व आसानी से समझ में आ जाता है। इस विधि द्वारा बालक जो भी सीखता है वह उसे बहुत अधिक दिनों तक याद रहता है। अन्वेषणात्मक सिद्धांत, तो ब्रूनर ने इस बात पर जोर दिया कि सिद्धांत की सर्वोत्तम विधि अन्वेषण है। सिद्धांत की सर्वोत्तम विधि क्या है? अन्वेषण है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान आत्म अन्वेषित होता है। ऐसा ज्ञान जो छात्रों द्वारा आत्म अन्वेषित होता है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होता है। संबंधता का महत्व, तो ब्रूनर ने अपनी पुस्तक द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन में ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबंधता का उल्लेख किया है, जिसमें है सामाजिक और व्यक्तिगत। ब्रूनर ने कहा कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ की संरचना, तो दोस्तों ब्रूनर के अनुसार बालकों को सिखाने हेतु प्रत्येक विषय की कुछ विधियां व नियम होते हैं जिन्हें बालकों द्वारा सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इन्हें सीखे वह वस्तुओं का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। अब इनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है? तो दोस्तों ब्रूनर ने खोज सिद्धांत की 4 विशेषताएं बताई हैं जो कि निम्नलिखित है। पहले क्या है? अधिगम की पूर्वानुकूलता, ठीक है, या फिर अधिगम की पूर्व अनुकूलता। अधिगम की पूर्व अनुकूलता से अभिप्राय बालक के अंदर निहित अनुभव एवं संज्ञानवादी संरचनाओं के आधार पर अधिगम की प्रवृत्ति इस प्रकार शिक्षण बालकों के अनुभव तथा रुचि के अनुकूल होनी चाहिए।
बालक पूर्ववर्ती अनुभवों से अधिगम की क्रिया को आधार बनाता है। जैसे कि दोस्तों कहने की सीखने की जो अधिगम करने की पूर्व अनुकूलता, मतलब बच्चा जो हो उसके बारे में पहले से कुछ न कुछ उसके बारे में जानता हो, तो उससे क्या रहता है, बच्चे को सीखने में आसानी होती है। जैसे कि हम क्लास 6, 7, 8 का बुक देखते हैं या फिर कोई भी बुक देखते हैं, तो उसमें लिखा है या फिर लिखा रहता है कि पिछले चैप्टर में या पिछले पाठ में या फिर पिछले अध्याय में, पिछले कक्षा में आपने इन चीज़ों का अध्ययन किया है और हम आगे इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होता है, अधिगम की पूर्व अनुकूलता से संबंधित होता है। ज्ञान की संरचना, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विषय वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि बालक को अधिगम में सरलता हो। अनुक्रम, तो दोस्तों सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, छात्र के समक्ष विषय वस्तु को एक क्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हुए अधिगम कराया जाए। इससे उस अधिगम में सरलता के साथ साथ तर्क तथा चिंतन करने में सफलता प्राप्त होती है। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक को प्रेरित करने हेतु पुरस्कार एवं दंड जैसे प्रेरक की सहायता ली जाए, जिससे बालक अभिप्रेरित होकर अधिगम कर सके। अब इनके सिद्धांत के लाभ क्या क्या हैं, तो सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, प्रेरणा को बढ़ावा देना, स्वायत्तता, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास को उत्तेजित करना तथा एक उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान करना। अब दोष क्या क्या हैं, तो दोस्त मुख्यतः दो हैं दोस्तों। तो पहला तो यह है कि उनके अन्वेषण को सीखने की सर्वोत्तम विधि माना है और जो उचित नहीं है, क्योंकि अन्वेषण द्वारा अधिगम में समय बहुत नष्ट होता है और बालक ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाता है। पहली कमी क्या है दोस्तों, कि जो अन्वेषण से सीखने की इन्होंने बात की है वो एक सर्वोत्तम विधि माना गया है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अन्वेषण द्वारा जो होगा अधिगम में समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और बच्चे ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इस सिद्धांत का दूसरा दोष यह है कि उनके द्वारा बताई गई पाठ संरचना है, वो उन्होंने जो पाठ संरचना बताई है उसका संप्रत्यय अपने आप में अस्पष्ट है और इसके माध्यम से वे बालक ही सीख सकते हैं जिनमें अभिप्रेरणा की मात्रा अधिक हो। इन दोषों के बावजूद ब्रूनर का यह सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह विद्यालयी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। शिक्षा में योगदान क्या क्या है, तो दोस्तों ब्रूनर के सिद्धांत के जो शिक्षा में योगदान है, जैसे कि भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ब्रूनर का प्रतीकात्मक अवस्था बालकों में भाषागत विकास को विकसित करता है। यह भाषा संबंधी विकास हेतु भाषा शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान करता है। दूसरा है अन्वेषण विधि, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्रूनर का यह सिद्धांत संबंधी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में सहायता करता है। समस्या समाधान और अन्वेषण विधि को प्राथमिकता प्रदान करता है। यह विधि अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण विधियों में बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन तथा उसके अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। और प्रत्यय क्या है, तो ब्रूनर द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय को अत्यधिक महत्व दिया गया। प्रत्यय को बल देकर उसके समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह विभिन्न विषय वस्तु को समझने तथा अधिगम करने में सहायता प्रदान करता है। और बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की नवीन व्याख्या की और बौद्धिक विकास के विकास क्रम को स्पष्ट कर ब्रूनर ने अधिगम को एक नया मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। पाठचर्या कैसा होना चाहिए, तो ब्रूनर का यह सिद्धांत पाठचर्या निर्माण एवं बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से पाठचर्या के निर्माण एवं बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया गया है। आनुवांशिक विकास, तो ब्रूनर का यह सिद्धांत इस अवधारणा को भी व्यक्त करता है कि अधिगम वर्तमान अनुभवों के साथ साथ अन्य पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों द्वारा होता है।
शिक्षक की नवीन भूमिका। इस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन भूमिका के निर्वहन पर बल दिया गया है। इसकी सहायता से शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या। यह जो सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने का कार्य किया है। शैक्षणिक शोध। तो ब्रूनर के विकासवादी सिद्धांत में ही शैक्षणिक शोध की विचारधारा का प्रादुर्भाव किया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविद ने इसी विचारधारा के आधार पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य किया। इस प्रकार ब्रूनर का विकासवादी सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए शिक्षण एवं अधिगम को सुगम एवं सरल बनाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ब्रूनर थियरी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।